होती हैं, इटली सीधा डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि वो सुधारवादी पार्टी के थे और वो खुद नहीं चाहते थे कि अब उपनिवेशवाद रहे। लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना राष्ट्र प्रेम भी होता है, तो इटली साहब का राष्ट्र प्रेम भी था। वो ये नहीं चाहते थे कि भारत फिर से इतना शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरे कि कभी हमें चुनौती दे सके। तो भारत को कई हिस्सों में बांटने की पूरी राजनीति में जुटे हुए थे। लेकिन स्पष्ट था कि इटली साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि हम 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भेजा। इसलिए इसका नाम रखा कैबिनेट मिशन। आप याद करिए कैबिनेट शब्द। अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भेजा और इसलिए उनका वो नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। आइए जरा कहानी अब कहां जा रही है। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से घोषणा करते हुए भारतीयों के आत्मनिर्णयन के अधिकार को स्वीकार कर लिया। साथ ही यह भी घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजेगी। राजनीतिक गतिरोध मतलब सोचिए कि आज के परिस्थिति में बीजेपी और कांग्रेस में जब भी संसद में बैठते हैं तो कांग्रेसी चर्चा नहीं होने दे रहे हैं या फिर बायकॉट कर रहे हैं। जैसे आज गतिरोध होता है, वैसे उस जमाने में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में गतिरोध हो रहा था। अब इस गतिरोध को दूर करने के लिए एटली साहब ने कहा कि हमारी तरफ से एक कैबिनेट मिशन जाएगा और बहुत जल्द ही वहां पर एक सरकार जो कि अपना संविधान भी बनाएगी, अपना निर्णय भी लेगी और हमारा उस पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, हम बहुत जल्दी स्थापित करेंगे। क्योंकि कोई देश सौंपना है, कोई जमीन का टुकड़ा तो है नहीं, बहुत बड़ा भूभाग है। तो अब एक कैबिनेट मिशन इटली के द्वारा भेजा जाता है। जैसे ही ब्रिटेन में चुनाव के बाद इटली जीतते हैं तो वो भारत की आजादी की घोषणा करते हैं पार्लियामेंट में और एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं। आइए जरा देखते हैं। 1946 में 3 सदस्यों वाला एक कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे। इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा निर्मित करना तथा केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो एक अस्थायी सरकार की बात होती है। इस अस्थायी सरकार के निर्माण में मुस्लिम लीग एक शर्त रखता है कि जितने भी मुस्लिम प्रत्याशी सरकार में भाग लेंगे वो केवल और केवल मुस्लिम लीग से चुने जाए। कांग्रेस से कोई भी मुस्लिम नेता कैबिनेट या अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होगा। यहां पर जब कांग्रेस की बैठक होती है तो गांधी जी इसका विरोध करते हैं, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में आजादी सबको चाहिए थी। परिणाम यह होता है कि गांधी जी को मनाया जाता है कि अब हमें भारत आजाद चाहिए और उसके लिए अगर एक अंतरिम सरकार बन रही है जो संविधान बना सकेगी तो उसके लिए हमें मुस्लिम लीग की इस शर्त को मान लेना चाहिए। बड़े मुश्किल से जब अंतरिम सरकार बनती है और अंतरिम सरकार के अनुसार जब एक ही संविधान सभा बनी, जबकि मुस्लिम लीग 2 संविधान सभा चाहती थी, तो जब मुस्लिम लीग दूसरी संविधान सभा नहीं बना पाई और कैबिनेट मिशन ने उनकी बात को नहीं माना, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधा एक्शन घोषित किया। मतलब जिन्ना ने सीधा एक्शन चिल्ला दिया और पूरे भारत में दंगे शुरू हुए, स्पेशली बंगाल में, क्योंकि वहां की सरकार ने जानबूझकर पुलिस को पूरी तरह से छुट्टी पर भेज दिया था। 3 से 4 दिन में लगभग 4000 लोग उन दंगों में मरते हैं। परिणाम स्वरूप अब हिंदू और मुसलमान हर राज्यों में, बिहार, उत्तर भारत, मुंबई तक में दंगों की गूंज सुनाई आती है।
इसलिए 16 अगस्त 1946 को भारत के इतिहास में एक काला दिवस घोषित किया जाता है, ब्लैक डे घोषित किया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार की चर्चाएं आगे हुई। इस योजना में कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की देश के विभाजन की मांग को ठुकरा दिया। इसके बावजूद मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना शामिल था। कांग्रेस ने इस योजना को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि एक तो केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही गई, दूसरा इस योजना ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। मुस्लिम लीग ने इस योजना को इसलिए स्वीकार कर लिया, उसे केंद्र में सरकार बनाने में भागीदारी प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग का मानना था कि केंद्र में सरकार के भाग के रूप में लीग पाकिस्तान के निर्माण की मांग को अधिक मजबूती से उठा सकती है। साथ ही लीग नहीं चाहती कि बिना मुस्लिम लीग के केंद्र में सिर्फ कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि इससे लीग के हितों को नुकसान पहुंचने का खतरा था। पहले तो जिन्ना साहब ने समर्थन किया जब एक बार कैबिनेट अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद जिन्ना ने सीधा एक्शन की बात कर दी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने केंद्र में सरकारें बनाई। केंद्रीय कैबिनेट में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान की मांग को लेकर देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। अब यहां से स्थितियां दयनीय होना शुरू हो गई। अब यहां से परिस्थितियां खराब हुई और आप जानते हैं कि इसके बाद फिर गांधी जी हर जगह जाकर दंगों को खत्म करने के लिए जाते थे और इसीलिए उनको वन मैन आर्मी नाम दिया गया। अब आती है इटली की घोषणा, क्योंकि कैबिनेट मिशन के बाद भारत की स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि पूरे विश्व में कई देशों ने इसकी आलोचना की कि ब्रिटेन भारत को आजाद कर रहा है, लेकिन बिल्कुल दंगों के रूप में एक अस्थिर और भयानक रूप से वहां पर मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन भारत को छोड़कर जा रहा है। कहीं ना कहीं ब्रिटेन की छवि खराब हो रही थी और इटली नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन की छवि खराब हो। इसलिए अब उन्होंने जो 1948 का निर्णय लिया था कि हम भारत को जून 1948 तक आजाद करेंगे, अब वो चाहते थे कि जल्द से जल्द भारत को आजाद करके वो मुक्ति चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी तरीके से अब यहां से मुक्ति लेकर आगे बढ़ते हैं। भारत में बढ़ते सांप्रदायिक दंगों तथा अंतरराष्ट्रीय दबाव के मद्देनजर ब्रिटेन ने भारत से अपना अधिकार समाप्त करना ही उचित समझा। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत के उत्तरदायी व्यक्तियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भारत की सत्ता सौंप देगी तथा भारत को आजाद कर लेगी। अब इसी दरमियान अगर आजाद करना है तो वेवेल साहब तो काम नहीं कर पाए, क्रिप्स मिशन भी कुछ नहीं कर पाया, कैबिनेट मिशन भी कुछ नहीं कर पाया। अब बात आती है माउंटबेटन। माउंटबेटन को इटली ने नया नियुक्त किया गवर्नर वाइसराय और कहा कि अब आप पूरी तरह से मामला खत्म कर कर आएंगे। लेकिन जब माउंटबेटन भारत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां तो स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि कोई भी धर्म, खास करके हिंदू मुस्लिम, एक दूसरे को देखने के लिए तैयार ही नहीं है, एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे हैं। स्थितियां हाथ से निकल गई है एक तरीके से। अब आते हैं माउंटबेटन साहब। अब देखना माउंटबेटन क्या करते हैं। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन का भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। जब माउंटबेटन भारत आए तो उसने अनुभव किया कि देश में सांप्रदायिक वातावरण बहुत ही खराब हो चुका है। पूरे देश में जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। अतः माउंटबेटन ने इस माहौल में भारत के विभाजन का विकल्प ही उचित समझा। भारत के विभाजन का विकल्प ही उचित समझा। महात्मा गांधी माउंटबेटन की इस योजना के विरुद्ध थे। माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल को गांधी जी को मनाने का जिम्मा सौंपा। अंततः गांधी जी ने सांप्रदायिक सौहार्द, उपनिवेशिक शासन की तुलना में स्वतंत्र भारत के लिए देश के विभाजन की इस योजना को स्वीकार कर लिया। उसका एक बड़ा रीजन यह था कि उस समय कोई विकल्प ही नहीं था।
आपके पास जब तक सरकार नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, आप इस प्रकार की समस्याओं से निपट नहीं सकते थे। यहां तक कि उच्च पदों के हिंदू मुस्लिमों में भी मतभेद होना शुरू हो गए थे। इसलिए गांधी जी को फाइनली निर्णय लेना पड़ा कि माउंटबेटन साहब की योजना को हम स्वीकार करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द और उपनिवेशिक शासन को खत्म करने के लिए भारत के विभाजन की बात को स्वीकार किया गया। माउंटबेटन योजना को मूर्त रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। यहां पर एक बात समझिएगा लालो, माउंटबेटन साहब जब आए थे तो माना जाता है कि माउंटबेटन से पहले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ अपना निर्णय ले चुकी थी। वो तो बस कागजी लिपापोती में माउंटबेटन साहब का नाम डाला गया, अन्यथा वो पहले से ही तय कर चुकी थी कि भारत कहां तक रहेगा, पाकिस्तान कहां तक रहेगा। और जैसे ही माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। यह आखिरी अधिनियम है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ और भारत शासन अधिनियम 1947 का रूप लिया गया। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत को संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। संप्रभु का मतलब अब वो अपने क्षेत्र में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। इस अधिनियम द्वारा भारत तथा पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया। साथ ही एक तीसरी व्यवस्था देशी रियासतों के संबंध में की गई। देखना, यह सबसे ज्यादा बदमाशी थी कि भारत और पाकिस्तान तो बनेंगे, लेकिन जो देशी रियासतें हैं, लगभग 500 से ज्यादा देशी रियासतें थी, उनको यह फ्रीडम दी गई कि आप चाहे तो इंडिया में आइए, आप चाहे तो पाकिस्तान में जाइए और आप चाहे तो अपना एक नया संविधान बना सकते हैं, अपनी एक नई संविधान सभा बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी राजा लोकतंत्र पसंद नहीं करेगा। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, पर अधिकतर राजा लोकतंत्र पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, जबकि राजा राजशाही शासन में अनुवांशिक तौर पर राजा घोषित किया जाता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि राजा का बेटा भी राजा ही बनेगा। ऐसी परिस्थिति में अब भारत यहां कई टुकड़ों में खंडित होता नजर आ रहा था। लेकिन इसमें सरदार पटेल साहब की भूमिका को हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा बेहतर काम करते हुए उन्होंने भारत पाकिस्तान के अलावा कोई तीसरा भारत का हिस्सा या भारत का टुकड़ा नहीं होने दिया। आइए देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा देशी रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी भी देश के साथ शामिल होने की स्वतंत्रता दे दी गई। साथ ही देशी रियासतों को यह अधिकार भी दिया गया कि वे स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देश का संविधान निर्माण करने का अधिकार प्रदान किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कोई भी कानून भारत और पाकिस्तान पर लागू नहीं होगा। मतलब इसके बाद वो चाहे तो जिस कानून को संविधान में शामिल करना चाहे कर सकता है। ब्रिटेन के किसी भी कानून को वो हटाना चाहता है जो कि भारत के लिए था, उसे वो हटाना चाहता है तो हटा सकता है। अब हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट का वहां की संविधान सभा पर कोई भी दबाव नहीं होगा। किंतु यदि कोई देश चाहे तो कानून बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी कानून को अपने क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में आईपीसी, सीआरपीसी कानून आज भी लागू हैं, जो कि ब्रिटिश काल के ही हैं। आगे चलकर देशी रियासतों के एकीकरण तथा उन्हें भारत में शामिल करने के लिए भारतीय नेताओं, विशेषकर सरदार पटेल को कठिन परिश्रम करना पड़ा। इस अधिनियम द्वारा भारत के वाइसराय को केंद्र का, जबकि राज्यों के गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित कर दिया गया। साथ ही प्रावधान किया गया कि संवैधानिक प्रमुख मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार काम करेगा। देखना, यही से कहीं ना कहीं बातें और जुड़ गई। अब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनका पद गवर्नर जनरल वापिस कर दिया गया। गवर्नर जनरल
मतलब एक तरीके से वो फिर से गवर्नर जनरल कहलाए, क्योंकि अब वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि नहीं थे, वो एक तरीके के भारत के प्रतिनिधि थे। हमारे कांग्रेस के नेता नेहरू जी का संबंध माउंटबेटन के साथ काफी अच्छा था और वह जानते थे कि माउंटबेटन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी प्रकार से उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं करते हैं, और इसलिए उन्होंने इन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त किया भारत का। और वो जो काम करेंगे वो ब्रिटिश के आदेश के अनुसार नहीं, बल्कि भारत की जो भी संविधान सभा नियुक्त होगी उसकी सलाह के अनुसार काम करेंगे। तो संवैधानिक प्रमुख चुना गया। हालांकि इस व्यवस्था की शुरुआती रूप से 1935 में ही कर दी गई थी, जैसे हमने पढ़ा था राज्यों में गवर्नर, किंतु 1947 के अधिनियम द्वारा इसे और अधिक स्पष्ट रूप प्रदान किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह अनुसार कार्य करेगा। संविधान का अनुच्छेद 163 यही व्यवस्था राज्यों के संबंध में भी करता है। इस अधिनियम द्वारा भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा कर दी गई। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का उल्लेख इसीलिए किया, भारत के संप्रभु होने पर संवैधानिक मुहर लगा दी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के जो संविधान में संप्रभु शब्द उपयोग किया वो इसीलिए किया क्योंकि वह बता देना चाहता है शुरुआत में ही कि अब हम पर किसी और देश का शासन नहीं रहेगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से